स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का AIR न्यूज एनालिसिस के इस पार्ट में। आज इस पार्ट में हम G20 पर बात करेंगे। हालांकि इससे पहले मैंने कई बार G20 के बारे में आपको बताया है, तो उसके आगे के विस्तार के बारे में हम जानकारी लेंगे। आप जानते हो कि भारत 2023 में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है, मेजबानी कर रहा है। इसी दिशा में कुछ नए फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं, उनको हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले एक संस्थान से संबंधित सूचना है जो आपको देना चाहूंगा। नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 14 नवंबर 2022 को बाल दिवस के अवसर पर मंडे से। और ये जो बैचेस है रेगुलर बैचेस हैं। आप जानते हो कि सिस्टमेटिक और अपडेटेड जीके के प्रति हमारा संस्थान समर्पित है और राउंडिंग बैच सिस्टम होता है, बैच कभी बंद नहीं करते हैं। 8 से 9:30 इंडियन वर्ल्ड जीके है, 9:30 से 11 इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है। 11 से 12:30 राजस्थान जीके है, 1 से 2, 2 से 3 इंडिया एंड वर्ल्ड जीके। यहाँ 2 सब्जेक्ट आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस है और इंडियन ज्योग्राफी है। 3 से 4 में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी नया बैच है और 4 से 5:30 राजस्थान जीके, इसमें हिस्ट्री है, रेगुलर बैच है और राउंडिंग बैच सिस्टम है। नए टॉपिक्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। इसके अलावा यदि आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो 9783929576 इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। ये ना मिले तो 9950061573 इस पर भी आप कॉल कर सकते हो। इसके अतिरिक्त एक जानकारी और देना चाहूंगा आपको। हमारी ऐप है राकेश मेहरा जीके क्लासेस, उसे आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको ये सारे बैचेस, इनके रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारा संस्थान अब आगे की तरफ कदम बढ़ाते हुए लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर रहा है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर इसे देख सकते हैं। जो बच्चे आ नहीं सकते वो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और इन सब बैचेस में जो भी कंटेंट पढ़ाया जाता है वो आपको हूबहू वहां पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये संस्थान से संबंधित सूचना थी। अब मैं G20 पर बात करूंगा और G20 के संबंध में हमारे सामने जो न्यूज आई है वो है ये। भारत को G20 सम्मेलन की मेजबानी 1 दिसंबर 2022 से मिलेगी। ये एक खबर है और इस खबर से कैसे क्वेश्चन बनेंगे उस पर हम बात करने जा रहे हैं। यहां आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा। देखिए, आप यदि हमारे हिसाब से चलते हो तो मान के चलना आपको ये जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये नहीं, अन्य टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप अपने रिक्वायरमेंट देख सकते हो। G20 सम्मेलन के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दी हुई है। लगभग 45 मिनट का एक लेक्चर है जो मैंने इससे पहले अपलोड किया था और उसका लिंक मैंने टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर दिया है। आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर उसे देख सकते हो। उसके आगे की बात मैं करने जा रहा हूं। तो हमारे सामने खबर है कि भारत G20 सम्मेलन की मेजबानी 1 दिसंबर 2022 से मिलेगी। अब आप देखिए, किससे लेगा मेजबानी? इंडोनेशिया से लेगा। इंडोनेशिया से लेगा। इसका मतलब ये निकला कि इससे पहले, मतलब 2022 में G20 की जो मेजबानी की थी ये इंडोनेशिया ने की थी। इसका मतलब ये निकला। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। इसकी मेजबानी इंडोनेशिया ने की थी। तो 1 दिसंबर 2022 से हम इंडोनेशिया से लेंगे और ये जो मेजबानी भारत करेगा ये 30 नवंबर 2023 तक। इसका मतलब भारत G20 सम्मेलन की अध्यक्षता या मेजबानी जो है ये 2023 में कर रहा है। 2022 में किसने की थी? इंडोनेशिया ने। आपने ध्यान रखनी है ये बात। और एक और बात यहां बता देता हूं,
आगामी 2024 में ब्राजील करेगा। ब्राजील करेगा। तो 2022 में G20 की मेजबानी किसने की? इंडोनेशिया ने। जो 2023 में कौन कर रहा है? इंडिया। और 2024 में कौन करेगा? ब्राजील। ये तीन बातें आपने ध्यान रखनी है। और इसके अलावा G20 क्या है, कौन कौन से इसके अंदर देश शामिल है, क्या इसका सिस्टम रहता है, शेरपा क्या है, ट्रोइका क्या है, ये सब बातें आपको जो मेरा पिछला लेक्चर है उसमें मिलेगी। और उसके लिए मैंने जो लिंक है ये टेलीग्राम में प्रोवाइड भी करवा दिया है। तो आप टेलीग्राम पर जाकर, राकेश मेहरा जीके क्लासेस नाम से टेलीग्राम है, वहां पर जाकर वो लेक्चर देख सकते हो। 40 मिनट का लेक्चर है। उसके बाद के आगे की बात मैं अब करने जा रहा हूं। जैसे वहां पर आपको तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण मिलेगी। ये जो G20 होते हैं, तीन डाटा याद रखने हैं आपने। विश्व की कुल जीडीपी का 85%। आप खुद सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। विश्व की कुल जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, मोटे तौर पर आप इसको उत्पादन कह सकते हो। आसान भाषा में आपको कहूं, यदि पूरे वर्ल्ड में 100 किलो लड्डू बनते हैं, पूरे वर्ल्ड में यदि 100 किलो लड्डू बनते हैं, तो 85 लड्डू जो है, 85 केजी लड्डू, ये G20 देश बनाएंगे। ऐसे समझिए आप इसको, ठीक। और एक बात और ध्यान रखना, विश्व के व्यापार का लगभग 75%, विश्व के व्यापार का लगभग 75% है। मतलब पूरे वर्ल्ड में यदि 100 रुपए का व्यापार होता है तो 75 रुपए का व्यापार जो है ये G20 देश करते हैं। इतना महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, विश्व की कुल जनसंख्या का 2/3 यहां पर है। अब आप देखिए, विश्व की कुल जनसंख्या का 2/3, 2/3। वैसे तो इंडिया चाइना जहां आ गए वहां इसकी तो टेंशन रखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये बातें मैंने आपको बताई। क्लियर? अब नया क्या है? नया ये है कि भारत ने लोगो जारी किया है। लोगो व थीम जारी की है। ये मेन बात है। G20 की मेजबानी इंडिया कर रहा है तो इसने इसका लोगो जारी किया है और थीम जारी की है। दोनों के दो क्वेश्चन है। ये कैसे बनेंगे अभी बात करेंगे। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। आइए, ये लोगो है। G20 का जो लोगो है भारत ने ये बनाया है। आप देख रहे हो, ये वर्ल्ड का मैप है, पूरे विश्व को दर्शाता है ये। और ये जो है ये कमल का फूल है, ये लोगो है। अब आप देखिए, यहां जो कमल का फूल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? भारत की पौराणिक धरोहर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आस्था को रिप्रेजेंट कर रहा है, बौद्धिकता को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक लाइन लिख दीजिए, यह भारत की पौराणिक आस्था या पौराणिक धरोहर कह दीजिए, आस्था व बौद्धिकता मतलब इंटेलिजेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, ये तो है लोगो, और ये जो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये इसकी थीम है। वन अर्थ
वन फैमिली वन फ्यूचर। आप कह सकते हो एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, ये इसकी थीम है। और यहां देखिए एक शब्द लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंब। ये भारतीय संस्कृति की पहचान है। अब आप देखिए थीम आ गई और आपके सामने लोगो आ गया, ये हमने जान लिया। नो डाउट इस पर क्वेश्चन आने की जो उम्मीद है 100% है, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सतर्क स्टूडेंट होता है, जो कंपटीशन को बहुत सीरियस लेता है और जो कामयाबी के झंडे गाड़ता है, अब वो क्या करे, वो इसके अंदर वैल्यू एडेड क्या करे, क्योंकि वही उसको कामयाबी दिलाएगी। और उसी के पथ पर यदि वो चलता है तो इतिहास रचेगा, क्योंकि ये तो सारे ही पढ़ेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन नहीं जानेगा इसको। ऑब्वियसली बात है, कोई डाउट नहीं है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत, तो G20 में से क्वेश्चन आना लाजमी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम इसको आगे वैल्यू एडेड कैसे करें, ये हमें समझना पड़ेगा। जैसे आपने यदि ऑडिटोरियल पढ़े होंगे, न्यूज चैनल देखा होगा, AIR न्यूज सुनी होगी, तो वहां पर आपने देखा होगा इस शब्द को बड़ा हाईलाइट किया गया, वसुधैव कुटुंब। पूरी पृथ्वी, पूरा विश्व एक परिवार है, कुटुंब परिवार होता है। अब इसको आप प्राचीन भारत से जोड़कर देखें, ध्यान रखें, प्राचीन भारत। देखिए आप जानते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के जो स्टूडेंट है, याद कीजिए, मैं आपको उपनिषद के बारे में बताता हूं। उपनिषद याद कीजिए, 108 उपनिषद होते हैं, वेदों का अंतिम भाग है ये, वेदांत के रूप में भी इसको जाना जाता है, दर्शन पर आधारित है ये। वहां पर याद कीजिए हम पढ़ते हैं सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद। याद कीजिए कितनी बार आता है क्वेश्चन। यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख कौन से उपनिषद में है, कंठोपनिषद, पढ़ते हैं ना। इसी तरीके से एक होता है महोपनिषद, वहां से यह शब्द लिया गया है। तो वसुधैव कुटुंब शब्द जो है ये कहां से लिया गया है, महोपनिषद से लिया गया है, महोपनिषद। जैसे सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है, उसी तरीके से महोपनिषद शब्द, महोपनिषद जो है वहां से वसुधैव कुटुंब लिया गया है। मैं थोड़ी सी जानकारी और इसकी देना चाहूंगा आपको। ये जो लिया गया है अध्याय 6 के 71वें श्लोक में, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, अध्याय 6 के 71वें श्लोक में। तो यहां पर मैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन के जो स्टूडेंट हैं उनको सजेस्ट करना चाहूंगा कि जहां मैंने आपको उपनिषद करवाया है प्राचीन भारत के अंदर, याद कीजिए वैदिक सभ्यता जब हम पढ़ते हैं वहां आपको उपनिषद के बारे में जानकारी दी जाती है, वेदों का अंतिम भाग होता है, वेदांत होता है, उसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। दर्शन पर आधारित है वो टोटल 108 होते हैं। ये जो मैंने आपको बताई है ये सारे क्वेश्चन है, वहां पर जाकर आप ऐड कर दीजिए कि वसुधैव कुटुंबम शब्द जो है ये महोपनिषद से लिया गया है, जिसका उल्लेख अध्याय 6 के 71वें श्लोक में है। बस हो गया काम, आप सतर्क और ब्रिलियंट स्टूडेंट की श्रेणी में शामिल हो गए, आप उस स्टूडेंट की श्रेणी में शामिल हो गए जो तैयारी को बहुत सीरियस लेता है। हो गई बात खत्म। और कोई आसमान के नीचे जो सब कुछ है वो थोड़ी समेटना है, वो समेटने वाले तो 90% होते हैं, और 90% में कामयाबी का रेशियो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बार आप इसे नोट करें। अब कमल के फूल पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे उसको बताता हूं। कमल का फूल है, आप जानते हो
ये जो कमल का फूल है ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है ये, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। ये तो सब जानते हैं, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है नेलुम्बो न्यूसिफेरा इसका बोटनिकल नेम है। इसके अलावा इसका जो अन्य नाम है इसे कहा जाता है वाटर लिली, वाटर लिली के रूप में भी इसको जानते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके एग्जाम में आने की ताकत रखती है, वो ये है कि कमल के फूल को राष्ट्रीय पुष्प का दर्जा कब दिया गया था। ये दर्जा दिया गया था 1950 में। 1950 में ये दर्जा दिया गया था। तो ऐसे करके हमने, आप देखिए, थीम को कैसे व्यवस्थित किया हमने, कैसे इसको आगे हाईलाइट किया न्यूज के आधार पर। वसुदेव कुटुंब इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। कमल के फूल के संबंध में हमने जो जानकारी ली इसको वैल्यू एडेड के तौर पर आपने लेना है, तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। अब मैं हल्की सी जानकारी उपनिषद के बारे में आपको देना चाहूंगा। उपनिषद देखिए, वेदों का अंतिम भाग होता है ये। वेदों का अंतिम भाग होता है, इसी कारण से आप जानते हो इसको वेदांत कहते हैं। वेदांत भी इसको कहा जाता है। वेदों के 4 भाग होते हैं, मैं बता देता हूं। वेद के 4 भाग होते हैं। एक का नाम है संहिता, दूसरे का नाम है ब्राह्मण, ये ब्राह्मण ग्रंथ के रूप में होते हैं। तीसरे का नाम है आरण्यक, ये जंगल के रूप में होते हैं, एकांत में जो साहित्य लिखे जाते हैं उनको। उपनिषद ये चौथा पार्ट होता है। तो 4 भाग होते हैं, ध्यान रखें, इसको क्रम से याद रखना जरूरी है। एक बार इसका क्रम भी पूछ लिया गया था। तो पहले नंबर पर संहिता होती है, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। उपनिषद में जो उप शब्द है इसका अर्थ होता है निकट। निकट आप कह सकते हो कि वह ज्ञान जो गुरु के निकट बैठकर प्राप्त किया गया हो। अभी हाल फिलहाल ये क्वेश्चन भी आया था, एक गुरु के निकट बैठकर प्राप्त किया गया हो, उसको हम उपनिषद कहते हैं। उपनिषद, निषद ज्ञान, उपनिकट जिसे कहते हैं उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के निकट। अब ये देखिए, ये जो उपनिषद है ये दर्शन पर आधारित है। दर्शन पर आधारित है, बेस्ड ऑन फिलॉसफी। टोटल जो होते हैं ये 108 है। ये एक सदाबहार क्वेश्चन होता है, काफी बार आता है। अन्य में यदि हम बात करें, जैसे मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, अभी जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था, यहां से क्या है, सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। जैसे महोपनिषद से वसुदेव कुटुंब शब्द लिया गया है। ये आने वाला क्वेश्चन है, क्लियर? तो नोट कर लीजिए एक बार इसे। तो दोस्तों, आज हमने G20 जिसकी मेजबानी 2023 में भारत करेगा, 2022 में इंडोनेशिया ने की है, 2024 में ब्राजील करेगा, उस संबंध में भारत ने जो थीम और लोगो जारी किया है उस पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से एंगल बन सकते हैं, उसकी हमने जानकारी प्राप्त की। यहां मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि इसको पढ़ लिया आपने, जो नए स्टूडेंट हैं
पुराने वालों ने तो कर रखा होगा। टेलीग्राम पर जो मैंने G20 का लेक्चर डाला है उसको पहले देखें, फिर इसको और देखें। आज तक का जो सिस्टम है आपका, जो भी कंटेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा G20 के संबंध में। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।